नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस बुलेटिन में। चलिए बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो सबसे पहले आपको बता दें। लखनऊ से आ रही है, जहां पर सीएम योगी करेंगे 3 जिलों का दौरा। जी हां, 3 जिलों का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी का दौरा करेंगे सीएम। बाढ़ क्षेत्र का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, साथ ही अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे सीएम। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, सीएम योगी 3 जिलों का दौरा करेंगे। जानकारी आपको यहां पर दे दें, गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे सीएम। साथ ही उन्होंने तमाम अपने मंत्रियों को भी निर्देश दिए हैं कि वो भी बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करें और इसकी विस्तृत रिपोर्ट जो है वो भेजी जाए उन्हें। गाजीपुर से प्रमोद कश्यप संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। आज 3 जिलों का दौरा मुख्यमंत्री खुद करने वाले हैं। प्रमोद, फिलहाल अभी जानकारी क्या मिल रही है, क्योंकि बाढ़ की वजह से हालात जो है वो बद से बदतर हो गए हैं। हेलो प्रमोद, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी। प्रमोद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाढ़ प्रभावित 3 जिलों का दौरा भी करने वाले हैं। गाजीपुर में भी जो हालात हैं बाढ़ की वजह से वो काफी ज्यादा खराब हैं। फिलहाल क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? मुख्यमंत्री भी वहां पर निरीक्षण करने यहाँ पर आ रहे हैं बाढ़ प्रभावित जिलों का। जी अंजलि, चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की अपने संवाददाता प्रमोद से। तो फिलहाल आपको बता दें, सीएम योगी 3 जिलों का दौरा करेंगे आज। गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी के दौरे पर सीएम रहेंगे। बाढ़ क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे आज। प्रमोद, संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, आज सीएम योगी 3 जिलों का दौरा करने वाले हैं। गाजीपुर भी उन 3 जिलों में से एक है जहां पर बाढ़ की वजह से काफी ज्यादा वो प्रभावित हुआ है। फिलहाल वहां पर प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है? जी अंजलि, आपको बताना चाहूंगा कि गाजीपुर मुख्यमंत्री जो है अहमदाबाद के आज शहीद इंतकालीन बाढ़ पीड़ितों को जो है सीधा सामग्री बांटेंगे। इसके बाद जो है बाढ़ग्रस्त इलाकों का वो दौरा करेंगे और लोगों से संवाद भी यहाँ पे करेंगे। आपको बताना चाहूंगा अंजलि कि जो गाजीपुर का ये बाढ़ग्रस्त इलाका है, अहमदाबाद का जो एरिया पड़ता है, वो शेमरा से का पूरा जो है कि हर साल जो है कि बाढ़ का भेद चढ़ जाता है। सैकड़ों भूमि जो है नष्ट हो जाती है, वहाँ की सब्जियां जो है नष्ट हो जाती है। और आपको बताना चाहूंगा कि गाजीपुर में जो भी यहाँ पर हजारों खेती जो है कि नष्ट हो जाती है हर साल। और इसके बारे में जो है कि शासन को इसके बारे में सोचना चाहिए कि इसको किस तरह से रोकथाम किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद कश्यप इस तमाम जानकारी के लिए। तो बाढ़ क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा, अधिकारियों के साथ भी बैठक आज सीएम करेंगे और सर्वेक्षण पर किया जाएगा। सीएम योगी 3 जिलों का दौरा आज करने वाले हैं। गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी के सीएम दौरे पर रहेंगे और बाढ़ क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बढ़ेंगे आगे। यूपी में इन दिनों लर्निंग डीएल बनवाना आईएएस की परीक्षा से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। लाखों युवकों का डीएल न बन पाने से लोग बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने के लिए मजबूर हो गए हैं। यूपी के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह के 100% ऑनलाइन सिस्टम करने के बाद से ये दिक्कतें बढ़ गई हैं। हालत ये है कि साइबर कैफे बिचौलियों के अड्डे बन गए हैं। लाइसेंस की फीस से 3 गुना लर्निंग टेस्ट पास कराने के लिए फीस वसूली जा रही है। इसके अलावा लाखों आवेदकों को जहां ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कतें आ रही हैं, वहीं करीब 60 से 70% लोग टेस्ट में फेल हो रहे हैं। आरटीओ अधिकारी रामफेर द्विवेदी ने बताया कि दरअसल लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन होने से आरटीओ ऑफिस का उसमें कोई दखल नहीं है। उन्होंने बताया कि लखनऊ में रोजाना करीब 390 लोग परमानेंट लाइसेंस का टेस्ट दे रहे हैं। लाइसेंस में लर्निंग लाइसेंस फेसलेस कर दिया गया है और वो आधार ऑथेंटिकेशन है उसमें, तो लोग घर में ही अपने बैठ करके उसको फॉर्म भर के और ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था है उसमें। तो ऑनलाइन टेस्ट देके लर्निंग लाइसेंस, और जैसे ही वो लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट वो घर में पूरा करते हैं वैसे ही उनको रिजल्ट मिल जाता है कि उन्होंने उसको टेस्ट को पास किया या फेल किया। अगर पास हो गए हैं तो वो वहीं पे उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं।
परमानेंट जो हमारा स्थायी लाइसेंस है उसमें कोई यहाँ पे कार्यालय से जारी किया जा रहा है और उसमें जो भी लोग आ रहे हैं उनको उनका टेस्ट लिया जा रहा है और टेस्ट में जो भी हमारे आरआई हैं वो टेस्ट में जो पास हो रहे हैं उनको परमानेंट लाइसेंस जारी कर दिया जा रहा है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। परमानेंट लाइसेंस में सबको स्लॉट सेम डे का या अगले दिन का मिल जा रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और जो हमारे लाइसेंस इसके अलावा हैं, डुप्लीकेट हैं या रिन्यूअल है, उसमें भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। डुप्लीकेट लाइसेंस में भी स्लॉट जो है सेम डे का मिल रहा है या अगले दिन का मिल जाता है। आईएएस की परीक्षा पास करना तो बहुत आसान है, लेकिन इस समय यूपी में लर्निंग लाइसेंस बनवाना बहुत मुश्किल है। हजारों लोग लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए परेशान हो रहे हैं। गांव देहात के लोगों के लिए लाइसेंस बनवाना तो इतना कठिन है कि उनके पास न साइबर कैफे है, न वहां पर टेस्ट देने को इंतजाम है। इस समय मैं लखनऊ के आरटीओ ऑफिस में खड़ा हूं, जहां सैकड़ों लोग लर्निंग लाइसेंस न बन पाने की दिक्कतों से जूझते हुए और शिकायत लेकर के परेशान घूम रहे हैं। जहां तक लर्निंग लाइसेंस सिस्टम की बात है, यूपी गवर्नमेंट ने 100% ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। उसके बाद से अब लोगों के लाइसेंस बनने 60% 70% लोग फेल होते जा रहे हैं। शहर में तो भी साइबर कैफे धंधा चल रहा है, वहां पर 3 गुने 4 गुने पैसों में लाइसेंस फीस से ज़्यादा वसूले जा रहे हैं। यहाँ तक कि लोग लाइसेंस बनवाने के नाम पर साइबर कैफे पे दलालों और एजेंटों के जाल में फंस रहे हैं। यूपी में परिवहन राज्य मंत्री ने भी यहाँ तक आज साफ कह दिया कि लर्निंग लाइसेंस की व्यवस्था 100% ऑनलाइन रहेगी। ऐसी स्थिति में यूपी के हजारों लोगों को लाइसेंस बनवाने में आ रही दिक्कतें दूर होनी आसान नहीं लग रही हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से आ रही है, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती करेंगे अहम बैठक। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती आज अहम बैठक करने जा रही हैं। पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगी मायावती। आज तो बड़ी खबर, सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगी। हर विधानसभा में सदस्य बनाने का लक्ष्य जो है वो दिया गया था, तो विधानसभा में 75,000 सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, बसपा सुप्रीमो मायावती आज बैठक करने वाली है। मायावती सदस्यता अभियान की समीक्षा भी करेंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती तो हर विधानसभा में सदस्य बनाने का लक्ष्य 2024 की दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। विधानसभा में 75,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ से संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, बसपा सुप्रीमो मायावती आज अहम बैठक जो है वो करने वाली है, खासकर की सदस्यता अभियान को लेकर ये पूरी तरीके से जो समीक्षा है वो की जाएगी। जी बिल्कुल, मायावती को अगर आप देखेंगे तो 2022 के चुनाव में जिस तरह से उनकी एक बड़ी करारी हार मिली थी उनकी पार्टी को, सिर्फ एक विधायक ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद से मायावती लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं और इसी के चलते उन्होंने जो निकाय चुनाव है उसको बड़ी गंभीरता से लिया है। माना यह भी जा रहा है कि जिस चुनाव में अक्सर जो मायावती हैं उनकी पार्टी है बीएसपी, वो चुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन ये पहली बार है कि बताया जा रहा है कि मायावती की जो पार्टी है वो इस बार चुनाव मैदान में होगी और 17 जो शहर हैं जहां से मेयर चुना जाना है वहां पर वो फोकस करेंगे, क्योंकि 2017 के मेयर के चुनाव में करीब 2 मेयर उनके जीत कर आए थे। इसके बाद से एक उम्मीद भी जगी थी कि बसपा में जो निकाय के चुनाव हैं इसमें भी बेहतर कर सकती है। तो नवंबर माह में चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं इसी की तैयारी को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी। और ये भी कहा जा रहा है कि इसी बैठक में ये भी तय होना था, क्योंकि जो नाम है उनको लेकर भी चर्चा होनी थी और सभी जिलों से उनके नाम मांगे गए हैं, कौन ऐसा प्रत्याशी हो सकता है जो निकाय के चुनाव में बेहतर कर सकता है। तो फिलहाल क्योंकि एक लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर मेयर को देखा जाता है, क्योंकि पूरा जिला एक मेयर को चुनता है, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के तैयार की तरह ही पूरी तरह से ये मेयर का चुनाव भी होता है। तो यही बताया जा रहा है कि फिलहाल ये बैठक उसी के लिए बुलाई जानी थी। और इसकी खास बात यह भी है कि इसके बाद से लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी यहीं से दिखाई नजर आने लगेंगी। बिल्कुल तौकीर, यानी कि एक तरीके से क्योंकि बसपा की स्थिति, बसपा की परफॉर्मेंस जो अभी हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश में बनी हुई है उसे उबारने की जुगत यहां पर इसे समझी जाए, 2024 की तैयारी यहां पर बसपा की समझी जाए और किस तरीके से पार्टी को एक बार फिर से रिवाइव किया जाए, इस पर अब पूरी तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो जुट गई है।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि राजनीति में बहुजन समाज पार्टी है, ये कहे मायावती एक दलित नेता के तौर पर जानी जाती हैं और यही वजह है कि अभी 2 दिन पहले वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने भी उनके आवास पहुंची थी और उसके बाद से राजनीति में एक नई तरह की चर्चा छिड़ गई थी। फिलहाल जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हार हुई और अब लोकसभा का चुनाव सामने है और सभी जो राजनीतिक दल हैं वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और यही वजह है कि जो प्री इलेक्शन जिसको माना जाए या यूं कहें कि एक तरीके से सिर्फ ट्रायल पीरियड होगा, उसमें कोशिश की जाएगी कि जो 17 निकाय के जो चुनाव हो जहां पर मेयर चुना जाना है वो उसको एक लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर देखते हुए चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि 17 अगर ये मेयर में जिसकी बाजी बड़ी रहेगी वो माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा में उन सीटों पर दबदबा उस पार्टी का नजर आएगा, क्योंकि जितना वोटर मेयर को चुनता है उतना ही वोटर एक लोकसभा सदस्य को चुनता है। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि जो लोकसभा की सीटें हैं जहां पर मजबूत बहुजन समाज पार्टी अपना रिजल्ट दे सकती है, तो कहीं ना कहीं उन सीटों पर फोकस है और मायावती की बैठक अहम मानी जा रही है, क्योंकि लंबे समय से सदस्यता अभियान में चल रहा है, उसकी भी समीक्षा की जाएगी। फिलहाल सदस्यता अभियान यहाँ पर तौकीर चल रहा है। जाहिर तौर पर पार्टी को किस तरीके से विस्तार यहाँ पर दिया जाए, इस ओर यहाँ पर काम किया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अब फिलहाल क्योंकि पिछड़ों की राजनीति जो है वो बसपा हमेशा से करती आई है, लेकिन हाल फिलहाल के जो चुनाव जितने भी रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बसपा का जो वोट बैंक है उसमें कमी जरूर आई है। तो उस खोए हुए जनाधार को एक बार फिर से इकट्ठा करने की जुगत यहाँ पर बसपा की समझी जाए। आज ये देखिए, लगातार अगर आप 2014 से देखेंगे तो मायावती की जो बसपा पार्टी है वो लगातार उसका ग्राफ गिरा है और इसमें अगर देखेंगे तो हाल फिलहाल 2022 के चुनाव में 11% पे पार्टी समेट कर रही थी, जबकि 2017 के चुनाव में 22% वोट मायावती की पार्टी को मिला था। तो कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा वोट का फर्क आया है सिर्फ 5 साल में। तो कहीं ना कहीं उसको वापस पाना है और जो दलित वोट की राजनीति मायावती करती है उसको गेन करना है, दलितों को जोड़ना है और कहीं ना कहीं जो बड़े चेहरे हैं मायावती की पार्टी के उनको सामने लाना है। और इसके अलावा जो मुस्लिम राजनीति है उसको भी तेज किया जा रहा है और जो मुस्लिम लीडर्स है पार्टी में उनको सक्रिय किया गया है कि वो सदस्यता अभियान चलाएं। जो मुस्लिम जो क्षेत्र हैं, चाहे पश्चिम यूपी की बात की जाए, तो वहां से लोगों को जोड़ें और कोशिश करें कि आने वाले समय में, क्योंकि मायावती जब पिछली बार चुनाव हमने देखा था लोकसभा का 2019 का, उसमें मायावती और अखिलेश यादव ने गठबंधन के बाद चुनाव मैदान में उतरे थे और उसमें जो सबसे बड़ा फायदा था वो मायावती को हुआ था। 10 से ज्यादा लोकसभा सदस्य जीत कर आए थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत दर्ज करने की जुगत में फिर नजर आ रही है मायावती और कोशिश है कि 25 से ज्यादा सीटों पर वो अपनी जीत दर्ज करें और इसी के लिए वो किसी भी पार्टी के साथ भी जा सकती है और माना जा रहा है कि अपनी पार्टी को इतना मजबूत करना है ताकि वो नेगोशिएशन दूसरे दलों के साथ कर सकें। चलिए बने रहिए तौकीर किदवई, आप हमारे साथ ये महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। सदस्यता अभियान का जो निरीक्षण है वो यहाँ पर किया जाएगा बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा। एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो श्रीकांत त्यागी के परिवार से मिलेगा सपा का डेलीगेशन, श्रीकांत के घर जाएगा 9 सदस्यीय डेलीगेशन। 2 सितंबर को श्रीकांत के घर जाएगा ये डेलीगेशन। शहीद मंजूर की अध्यक्षता में, आपकी शाहिद मंजूर की अध्यक्षता में ये डेलीगेशन जो है वो जाएगा। तो श्रीकांत के परिवार से मिलेंगे सपा नेता। जी हाँ, सपा नेता का डेलीगेशन मुलाकात करेगा और इसे इस महीनों में अहम माना जा रहा है क्योंकि श्रीकांत त्यागी का जो मामला है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था। जो वीडियो वायरल हुई थी उसके बाद उसे गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन उसी के तुरंत बाद जो त्यागी समाज है, त्यागी वोट बैंक है, वो भी नजर आने लग गया तमाम राजनीतिक पार्टियों को। तौकीर किदवई संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, अब खबर यहाँ पर ये आ रही है कि सपा नेताओं का जो डेलीगेशन है वो श्रीकांत त्यागी के परिवार से मिलेगा। अब क्या माना जाए, क्योंकि श्रीकांत त्यागी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मामला उन पर चल रहा है। दूसरी तरफ सपा नेताओं का डेलीगेशन परिवार श्रीकांत त्यागी के परिवार से मिल रहा है। क्या इसके मायने निकाले जाए? त्यागी वोट बैंक अपनी ओर खींचने की कवायद समझी जाए? देखिए, बिल्कुल इसे त्यागी वोट बैंक की राजनीति समझा जाए, क्योंकि जब श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया गया था उसके बाद सभी राजनीतिक दलों ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की थी। कल भी अखिलेश यादव की एक प्रेस वार्ता थी जिसमें उन्होंने कहा कि श्रीकांत त्यागी जो है भाजपा के नेता है और भाजपा का नेता होने के नाते उनका चरित्र सामने आया है कि किस तरह से वहां पर महिलाओं को सम्मान होता है। और खास बात यह भी है कि श्रीकांत त्यागी गिरफ्तारी के बाद 2 समुदाय में एक रोष भी देखने को मिला था। एक तो जो अग्रवाल समाज है उसमें भी देखने को मिला था और इसके अलावा जो त्यागी समाज के वो लोग जो श्रीकांत त्यागी के समर्थन में नजर आए, यानी कि यूं कहें जब पुलिस ने दबाव में श्रीकांत त्यागी
त्यागी की पत्नी और उसकी बेटी को हिरासत में लिया। उसके बाद से त्यागी समाज में काफी रोष था। महापंचायत भी एक हुई थी त्यागी समाज की और उसमें भी तय हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी ने द्वेषपूर्ण जो है राजनीति की है और लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ इस तरह की कार्रवाई की है। तो फिलहाल उसके बाद से ही लगातार इस बात की चर्चा थी कि त्यागी समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गया है और यही वजह है कि महेश शर्मा जो सांसद हैं, जो मौके पर पहुंचे थे उस सोसाइटी में, उनके ऊपर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने द्वेषपूर्ण राजनीति की और जो श्रीकांत त्यागी के अलावा 8 से ज्यादा लोगों को उसमें जेल भिजवाया। तो फिलहाल एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें महेश शर्मा और त्यागी समाज के उपाध्यक्ष उनके बीच एक वार्ता हुई थी जिसमें वो स्वीकार कर रहे थे कि उन्होंने दबाव में इस तरह के कुछ फैसले लिए थे। तो फिलहाल उसकी ऑडियो की क्या सच्चाई है तो अभी नहीं पता चल पाया है, लेकिन इस तरह की खबरें जरूर आई कि त्यागी समाज एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है और पश्चिम यूपी, जिसे खासकर भारतीय जनता पार्टी साधने की कोशिश कर रही हो, चाहे उपराज्यपाल हो, चाहे वो प्रधान यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हो, पश्चिम यूपी से नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो कहीं ना कहीं पश्चिम यूपी को साधने की पूरी जुगत में भारतीय जनता पार्टी लगी और उसमें कहीं एक सेंधमारी करने की जरूर कोशिश में अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, क्योंकि त्यागी समाज के जरिए अगर वो पश्चिम यूपी में सेंधमारी करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत भी मानी जाएगी। और इसके अलावा जो जयंत चौधरी हैं, क्योंकि पश्चिम यूपी से आते हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ते आ रहे हैं, तो उनकी भी सक्रियता नजर आएगी। तो माना जा रहा है कि आज शाहिद मंसूर की जो अध्यक्षता में इस कमेटी जा रही है वो कहीं ना कहीं त्यागी समाज को ये बताएगी कि जिस तरह से विकास दुबे जो कानपुर में एक घटना हुई थी उसमें उसकी पत्नी को भी दोषी बनाया गया था, उसी तरह से श्रीकांत त्यागी जिन्होंने महिला के साथ अपहत्या जरूर की लेकिन उनकी पत्नी का कोई दोष नहीं था, जिन्हें 4 दिन तक हिरासत में रखा गया। तो फिलहाल ऐसे कई समीकरण हैं जिसको उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हुए 2024 के चुनाव समीकरण को देखते हुए साधने की कोशिश में अलग अलग दल नजर आ रहे हैं। यानी कि साफ है तौकीर की सपा की तरफ से अब ये मुद्दा जो है वो ग्रैब किया जा रहा है ताकि इसको लेकर सरकार के खिलाफ एक और मुद्दे के तौर पर मोर्चा जो है वो यहां पर खोला जा सके। और ये डेलीगेशन शायद यही वजह है कि श्रीकांत त्यागी जो कि जेल में बंद है, आरोप है उन पर महिला से बदसलूकी करने के, उनकी शय पर एक तरीके से एक दीवार यहां पर खड़ी की जा सके और साथ ही यहां पर एक मोर्चा जो है वो सरकार के खिलाफ खोला जा सके। जी बिल्कुल, देखिए घटना पुरानी हो चुकी है, करीब 15 दिन बीत चुके हैं इस घटना को और उसके बाद आज समाजवादी पार्टी का जो दल जा रहा है कहीं ना कहीं इस पर सवाल जरूर खड़े होंगे, क्योंकि 15 दिन तक आप कहाँ थे, जब घटना हुई तब कहाँ थे। तो कहीं ना कहीं ये वजह यही है कि जब अब उस मामले में जब उबाल देखा गया है, त्यागी समाज में एक नाराजगी देखी गई है, पंचायत तक हो गई है इस मामले में, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब इसमें भी कुछ पोटेंशियल है, कहीं ना कहीं त्यागी समाज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ सकता है और भारतीय जनता पार्टी से अगर नाराजगी है तो उसका भी फायदा उठाया जा सकता है क्योंकि एक बड़ी संख्या पश्चिम यूपी में त्यागी समाज की देखने को मिलती है। अब इस पूरे मामले को जो भारतीय जनता पार्टी के जो पश्चिम यूपी के जो नेता हैं वो कैसे संभालेंगे, कैसे इस डैमेज कंट्रोल को रोकेंगे, तो ये देखना होगा फिलहाल अभी। लेकिन जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा है वो सभी नेता ज्यादातर पश्चिम यूपी से आते हैं और उनकी मजबूत पकड़ भी मानी जाती है पश्चिम यूपी में, तो इस तरह से त्यागी समाज अगर उनके साथ आता है तो फिलहाल समीकरण कुछ बदलते जरूर नजर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर के द्वारा इस तमाम जानकारी के लिए। महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। श्रीकांत त्यागी के परिवार से मुलाकात करने पहुंचेगा सपा का ये डेलीगेशन। बढ़ेंगे आगे। गोरखपुर के कैंट इलाके के दाऊदपुर स्थित रचित हॉस्पिटल में दरअसल भर्ती मरीज ने न मिलने देने पर भड़के परिजनों ने देर रात जमकर हंगामा किया। परिवार वालों का आरोप यह है कि बच्चे की मौत को हो चुकी है और इस वजह से उन्हें मिलने नहीं दे रहे हैं। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के जिंदा होने की जानकारी देकर परिजनों को शांत करवाया और मरीज को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया। डॉक्टरों के मुताबिक मरीज काफी बीमार स्थिति में आया था। 14 दिनों तक उसका इलाज कहीं और चल रहा था। तो मरीज में इंसेफ्लाइटिस के लक्षण थे और इसकी जानकारी परिजनों को दी गई थी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी की ओर रुख करेंगे और बड़ी जानकारी यहां पर आ रही है। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। प्रदेश में 13 आईएएस और 10 पीसीएस के तबादले किए गए हैं। आईएएस आनंदवर्धन से एसीएस राजस्व का प्रभार हटा। जी हां, बता दें आईएएस शैलेश से कृष्ण कल्याण विभाग हटा और साथ ही सचिन कुर्वे को सचिव राजस्व बनाया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड से जहां पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है।
बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, प्रदेश में 13 आईएएस और 10 पीसीएस के तबादले किए गए हैं। आईएएस आनंद वर्धन से एसीएस राजस्व का प्रभार हटा लिया गया है। आईएएस शैलेश से कृषि कल्याण विभाग का और सचिन कुर्वे को सचिव राजस्व। तो उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है वो किया गया है। प्रदेश में 13 आईएएस और 10 पीसीएस के तबादले किए गए हैं। आईएएस आनंद वर्धन से एसीएस राजस्व का प्रभार हटा लिया गया है। आईएएस शैलेश से कृषि कल्याण विभाग का प्रभार हटाया गया है। सचिन कुर्वे को सचिव राजस्व बनाया गया है। फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल उत्तराखंड में किया गया है। अगली बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। बड़ी जानकारी आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी देहरादून से, सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे चंपावत खटीमा का दौरा। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 2 बजे चंपावत के टनकपुर पहुंचेंगे सीएम। 4:30 बजे खटीमा में संगोष्ठी में होंगे शामिल। खटीमा में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी आपको यहां पर देहरादून से बता रहे हैं। सीएम धामी चंपावत खटीमा का दौरा करेंगे। 2 बजे चंपावत के टनकपुर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की के सिविल लाइंस में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने अपने कार्यालय में पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। मीडिया से बात करते हुए सचिन गुप्ता ने कहा कि बीजेपी सरकार महंगाई और बेरोजगार युवाओं की समस्या को छोड़ केवल विपक्ष के पीछे लगी है। जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं, ईडी और सीबीआई वहां पहुंच जा रही है। सचिन गुप्ता ने कहा कि सरकार का काम देश को आगे बढ़ाने का होता है, लेकिन भाजपा खुद को आगे बढ़ाने में लगी है। उत्तराखंड का भर्ती घोटाला और सड़क पर धक्के खा रहे बेरोजगार युवा इस बात का प्रमाण है। सबसे बड़ा घोटाला हम राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। जो ये भर्ती घोटाला हुआ है, इतना बड़ा घोटाला जो खुल के आया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उसमें निष्पक्ष जांच होकर जितने अधिकारी हैं उसमें और जितने मंत्री हैं, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, जितने भी मुद्दे हैं ये, इन पे जो है निष्पक्ष जांच होकर उन्हें जेल भेजा जाए। और इन मुद्दों में जितने भी जो हमारे कैंडिडेट उसमें नहीं आ पाए हैं, जो मतलब जिन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने पढ़ाई करी है, उन्हें दोबारा मौका दिया जाए और उन्हें मौका देकर उन स्थानों पर पहुँचाना चाहिए हमें सरकारी, जहाँ पे वे निष्पक्ष होकर लोगों की सेवा कर सकें। अब हमने क्या करा है, इन्होंने अधिकारियों ने और नेताओं ने मिलकर बीजेपी के, कि उन्होंने अपने रिश्तेदार, अपने जो यार दोस्त के बच्चे हैं उन्हें रख दिए, तो फिर सुनवाई कहाँ होगी आपकी और हमारी नॉर्मल आदमियों की।